टेक्निकल थे और बीआरएस को सही से पढ़ा हुआ भी नहीं था, तो ये 5 नंबर भी काफ़ी खतरे वाले थे। अभी देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, लेंथी था तो नंबर्स भी तो बहुत ज़्यादा थे। आप देखें इसके 32 नंबर बन रहे हैं, कम नंबर तो नहीं है, ठीक है। वैसे इसके अंदर लेजर्स को हटाकर आपको परेशान किया जा सकता था। रिक्वायरमेंट में से ना, मैं रिक्वायरमेंट में सिर्फ ट्रायल पूछ लेता और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का कह देता, तो नंबर 20 की बजाय शायद कम होकर 10 से भी कम हो जाते हैं। अब नंबर कम हो जाते, टाइम भी कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया आपके साथ। लेजर आपने सारे बनाने थे, 1-2 एडजस्टमेंट में शायद मसला आया हो, तो इस 32 नंबर में से कम से कम आधे नंबर तो बहरहाल सबके बनते ही थे लेने, ठीक है जी। बहरहाल ये तकरीबन 60-70% क्वेश्चन सही होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब्दुल बासित जी एसी नहीं काम कर रहे, पता नहीं हम, ठीक है, ओके। उसके बाद 1 बाय 1 शुरू करते हैं, चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वाज 1000 इन डेबिट। जी, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस नॉर्मल होता है क्या? सोच के बताओ। हमारा बैंक एक एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस तो नॉर्मल है, क्रेडिट बैलेंस अब नॉर्मल हो जाता है। ये बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कैश बुक की बात कर रहा हूँ कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस नॉर्मल होता है, क्रेडिट बैलेंस अब नॉर्मल होता है, ऐसे ही है। और यही बात बैंक स्टेटमेंट पे कैसे अप्लाई होती है? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल होता है, डेबिट बैलेंस अब नॉर्मल होता है। तो 1000 को अंडरलाइन करके लिख लें अब नॉर्मल। ये पहले दिन समझना मुश्किल था क्योंकि इतनी तफसील से बात नहीं हुई थी, जैसे कल हो गई बात। कल की बात हो जाने के बाद अब काफ़ी हद तक आप इस बात पे काबू रख सकते हैं जी। कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक रिवील्ड दैट चेक्स अमाउंटिंग 3200 रिसीव्ड एज पर कैश बुक आर नॉट येट अपीयरिंग इन द। अच्छा ये बताएं, ये जो चेक रिसीव होते हैं ये हमने क्रेडिटर्स को दिए होते हैं ना, जो हमें रिसीव होते हैं। हमें चेक क्रेडिटर को दे दिए तो हमें चेक कैसे रिसीव हो सकता है? हाँ जी, ये तो डेटर ने हमें चेक दिया होता है। तो ये वो चेक्स हैं जो हमें रिसीव हुए। अगर चेक्स हमें रिसीव हुए हैं तो हमने उसकी एंट्री की होती है बैंक डेबिट डेटर, यही बनती है ना। बैंक डेटर से चेक आए, डेटर से पैसे आए तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट डेटर डेबिटेड बाय अस, ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अभी अपीयर नहीं हो रहे, यानी अभी वहां क्रेडिट नहीं हुए। तो ये कौन से चेक्स थे? अनक्रेडिटेड, अंडरलाइन करके लिख लें यूसी। 3200 क्या है? अनक्रेडिटेड। नेक्स्ट क्या है जी? एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 500 वर पेड आउट। हमने चेक्स पे कर दिए, चेक्स पेड आउट बट नॉट येट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। हमने क्रेडिट कर दिए, पेड आउट, हमने चेक्स पे किए, एंट्री की होगी हमने क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटेड बाय अस, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। ये कौन से थे? अनप्रेजेंटेड। 500 को अंडरलाइन करके लिख लें यूपी। Okay. In addition, the bank statement shows a direct deposit of 800। देखें, अगली बात ना भी लिखता ना, बाया कस्टमर, ये ना भी लिखता तो हमें ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट अगर शो कर रहा है तो ये पैसे हमारे बैंक से निकल तो कभी नहीं सकते। डिपॉजिट का मतलब निकलना होता है क्या? डिपॉजिट का मतलब तो पैसों का डिपॉजिट होना, आना, जमा होना है। यहाँ पे विड्रॉल होता तो फिर वो सोचते। तो अगली बात सवाल में ना भी लिखी होती तो हमें ये डिपॉजिट का लफ्ज पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए था कि ये पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं। और डायरेक्ट डेबिट का मतलब किसी ने डायरेक्टली भेज दिए, ठीक है। तो
वो कहता है इन एडिशन बैंक स्टेटमेंट शोज अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 800 बाय अ कस्टमर बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द, क्योंकि पहला दिन था तो ये लाइन मैंने इसी तरह से पढ़ी रहने दी, वरना ये गायब करके देता सवाल। तो पहला दिन था, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ था, तो उस आगे लिख दिया गया कि डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली, बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है, इसे कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस 800 का क्या करना था? ये वो है जो बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं आइटम और सही भी हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए तो हम कर लिया करते थे। कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। दिस नीड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बिकॉज दिस इज एन आइटम which is appearing in the bank statement but it is not yet recorded by us। ठीक है, तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर डिपॉजिट आया तो पैसे बैंक में आए हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर, ये एंट्री करनी है, तो कैश बुक एडजस्टेड में। ठीक है जी, वैसे उसने क्या कहा था, बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट इज, आप देखो एमसीक्यूज तरीका, एमसीक्यूज का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना है रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता है जो 800 है वो एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्टमेंट वाला आइटम है। ठीक है, और जो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड हैं ये दोनों, ये बीआरएस वाले आइटम्स हैं। ठीक है, अब उसने हमसे बीआरएस मांगी है, जरा देखो क्या मांगता है, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट इज रुपीज इतने। तो भाई एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगी, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक तो गिवन ही नहीं है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो मैं अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड को दबा करता साइड पे और इस 800 की एंट्री करता। 800 की एंट्री तो बोलो, 800 की एंट्री तो बोलो। बैंक डेबिट, डायरेक्ट डेबिट है, मैंने डेटर लिख दिया, नहीं अच्छा लग रहा, डायरेक्ट डेबिट लिख देता हूं। ये लो, डायरेक्ट डेबिट आया तो किसी कस्टमर से ही होगा ना ऐसे, ठीक है, इसलिए मैं डेटर लिख रहा था। बहरहाल बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ये मैं कहना चाह रहा, बल्कि यूं लिख देता हूं, डेटर डायरेक्ट डेबिट डीडी जी, बोले जी कितना, 800। ये एंट्री लिखता, कैश बुक का बैलेंस दिया होता, कैश बुक का बैलेंस मैं कहता वो अनएडजस्टेड है, जौन सा भी होता। अगर वो डेबिट नॉर्मल होता यहां लिखता उसको, अगर क्रेडिट एबनॉर्मल होता तो इस तरफ लिखता, और एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड गाइड उसके मुंह पे मारता। पर मसला क्या है, बैंक का बैलेंस ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। बीआरएस के आइटम्स 2 गिवन है, फिर वो क्यों गिवन होंगे? अच्छा, बीआरएस की फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। मैंने नहीं कहा आपको याद करें, लेकिन इत्तेफाक से वो खुद ही सवाल करते करते याद हो चुका है आपको। हम क्या फॉर्मेट बनाते हैं, बीआरएस कहां से शुरू करते हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड, नहीं कैश बुक नहीं, एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस। मैं नहीं कहता आप अनप्रेजेंटेड ऐड और अनक्रेडिटेड लेस याद करें, वो तो हर दफा मैं आपको समझाता हूं ताकि वो जो है वो आपको रिलेशनशिप इसी तरह से समझ आ जाए, बाकी चीजें एरर्स में भी आपको हेल्प करे। ठीक है, तो बीआरएस का फॉर्मेट बना लेते हैं। उसकी वजह ये है कि बैलेंस एज पर कैश बुक तो वहां भी आता है। हाँ, फायदे की बात यह है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी इसमें होता है। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, कुछ चीजें होंगी इसमें ऐड, कुछ चीजें हो जाएंगी लेस, और हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हम कभी भी इस फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे जी, हम ऐसा नहीं करेंगे कभी बैंक स्टेटमेंट से शुरू करें कभी कैश बुक से, एक ही फॉर्मेट रखेंगे, जिंदगी आसान रहे ताकि। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है जी बीआरएस का। अब चले, जितना डाटा मिल रहा है अच्छा, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था ना, असल सवाल में भी इस तरह से डाटा मिसिंग कर दिया करता है, बेताशा एडजस्टमेंट्स होती हैं। नहीं कुछ समझ आ रही तो ये एडजस्टमेंट्स तो समझ आ रही, ये तो नजर आ रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक है ये और अनक्रेडिटेड चेक है। इसको तो पता है ना कि अनप्रेजेंटेड चेक को यहाँ पे डेबिट करते हैं और अनक्रेडिट को यहाँ क्रेडिट करते हैं।
क्यों? सही किया हुआ है बीआरएस के आइटम से, तो ये तो पता है ना बीआरएस में आते हैं। तो अनप्रेजेंटेड सोच लेते हैं, चले अनप्रेजेंटेड हमने कहा था हैं कौन से चेक्स? वो जो हम क्रेडिट कर चुके, बैंक ने अभी डेबिट, खुद को गलत नहीं करेंगे, बैंक पे बस नहीं चल रहा तो बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिलाएंगे। तो क्या किया हमने? ऐड किया था अनप्रेजेंटेड चेक्स को। ठीक है, कितने नजर आ रहे हैं? 500 ऐड हो गया। नहीं पता अभी कुछ, कोई सर पैर नहीं मिल रहा किसी चीज का, लेकिन ये नंबर है। आपको जो सवाल जितने नंबरों का, ये कितने 2 नंबर का सवाल था, तो इसके यहां पर लिखने के नंबर होंगे। ठीक है ना? ये माजरत वैसे 2.5 नंबर दोनों को होना चाहिए था, एक मैंने 3 लिख दिए, एक 2 लिख दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, खैर एक जैसी बात ही है दोनों में। भारत ओके। उसके बाद अनक्रेडिट चेक्स नजर आ रहे हैं। अनक्रेडिटेड कौन से होते थे? डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय द, खुद को गलत करेंगे, बैंक पे बस चलता है। बीआरएस आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए यूज करते हैं, तो लेस कर लिया करते हैं हम अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है, ओके। अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं? 3200 नेगेटिव। और हमारे पास कुछ अवेलेबल है इस सवाल के अंदर डाटा? क्या अवेलेबल है जी? हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। डेबिट क्रेडिट छोड़ो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो है ना? ठीक है, तो जो अवेलेबल है वो लिखो, अल्लाह खैर करेंगे, बैलेंसेस निकल आएंगे। जी क्या क्या कह रहा था? 1000 है, लेकिन ये 1000 कौन सा? डेबिट, मतलब एबनॉर्मल, तो यहां पे एबनॉर्मेलिटी को हम नेगेटिव से शो कर दें। अब होना क्या था? होना ये था, यानी हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी बनाने की। हाँ, सवाल मुकम्मल होता, वो कहता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, वो भी सिखाएं, वो भी सीखेंगे हम इंशाल्लाह। फुल फ्लेज क्वेश्चन है ना, 10, 12, 15 नंबर वाले सवालों के अंदर इस तरह की सिचुएशंस हैं जिनके अंदर यहां से बैलेंसिंग कैश बुक का बैलेंस निकाला जाता है, उसको यहाँ पे क्लोजिंग लिखा जाता है, फिर वहां से ओपनिंग भी बैलेंसिंग निकाला जाता है, और वो कैश बुक बनाते हैं हम, रिक्वायर्ड हो तो। ठीक है, अब देखो इधर रिवर्स वर्किंग हो रही है, बैलेंसिंग निकल सकता है। yes, sir. लिखो जरा कोशिश करके, क्योंकि गलत आंसर आना है, फिर सही बताता हूँ। 1700 बोले कुछ बच्चे। शर्म नहीं करनी, जिनका 1700 ना आए प्लीज हाथ खड़ा करें, पहली दफा में जिनका ना आए, प्लीज शर्म नहीं करनी। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ही लिखा हुआ, लिखा पॉजिटिव, बाकी भी चेक करें। मैंने ये नहीं कह रहा 1700 पॉजिटिव बनाना है सबने, और जवाब निकालें, अपना सही जवाब भी निकाल सकते हैं आप, ये गलत भी हो सकता है, निकालें। नेगेटिव 1700 लो, वो क्या, ये क्या, वो क्या, सवाल का जवाब बताओ। ये बैलेंसिंग निकालना है, मुझे नहीं पता। पॉजिटिव फाइनल? किसी का और जवाब है तो बता दो, कुछ नहीं होता। -17, देखें नेगेटिव वाले भी कुछ हैं। चलें देखें, अब आज वो सिखा रहा हूं कि जब फंस जाएं तो ये कीजिएगा, बाकी उम्मीद है फंसेंगे नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। लेकिन इधर देखें, इसको ये इक्वेशन की फॉर्म है, ये स्टेटमेंट में लिखी हुई, ये 1700 जमा 500 माइनस 3200 बराबर होता है -1000 के, ये लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे लिख लो इक्वेशन की फॉर्म में, सब सेट कर देगा जी। इधर देखें, ये नहीं था ना हमारे पास, ये मैंने यहां पर लिखा, इसको x अज्यूम कर लें, या बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिख लें। x प्लस 500 नहीं समझ आती, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको नहीं समझ आती, इस तरह से माइनस माइनस कहीं 2-3 इकट्ठे हो जाएं तो फंसे बैठे होते हैं। तो ये 2 नंबर का सवाल ऐसे नहीं था, इसके अंदर बहुत गहराई थी इस सवाल के अंदर जी। बहरहाल 500 माइनस 3200 सही है। अब क्या है, x को यहीं रहने दो, -1000, ये माइनस इधर आकर प्लस 3200, ये प्लस यहां जाकर -500, तो आंसर आ गया
पॉजिटिव Yes, sir. और पॉजिटिव वाले सही थे, नेगेटिव वाले गलत साबित। ठीक है, मैंने इक्वेशन ही बना दी भाई। इक्वेशन पे तो देखो ये काम वो सिखाया है कि जब फंस जाओ किसी मौके पे तो ये काम आ जाए, ये हमेशा काम आ जाएगा। बाकी इतना काम नहीं किया करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, असल में ना उलट चलते हुए हर प्लस वाली चीज को माइनस करना है, माइनस वाली चीज को प्लस करना है। बस मसला ये है कि यहां पे माइनस आ गया था। ठीक है, तो इसने होना प्लस था, तो -1000 प्लस 3200 -500। ठीक है, तो वो साइंस के अंदर जब ज्यादा माइनस माइनस नजर आ जाए ना, यहीं पे 1700 होता, 1000 पॉजिटिव होता तो आप 1 मिनट में निकाल लेते। तो ये काम तब कर लिया करना, इक्वेशन वाला काम, इसको इक्वेशन में तब लिख लिया करना जब आपका यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव में हो। आप फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस वक्त आप इक्वेशन बना लिया करना, फिर रिस्क ना लेना अनलेस कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ठीक हो इसमें। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास आ गया 1700 पॉजिटिव। अब इधर देखें, सवाल असल में अगर मुकम्मल होता, वो रिक्वायरमेंट में कह देता कैश बुक भी बनाओ, तो हम फिर इस एडजस्टेड, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, बोलो इस इधर देखो, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस यहां से निकल कर जाया करता था, याद है? एडजस्टेड कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग नहीं बल्कि इस दफा ये इधर से आता 1700। बाकी चीजें एडलेस करके हम शायद ओपनिंग पर पहुंच सकते, वो बैलेंसिंग निकल सकता था ना। तो ऐसा भी हुआ करेगा, अभी नहीं हो रहा। अभी आपको ये रिक्वायर्ड नहीं था, आपने इस सवाल के अंदर ये कैश बुक नहीं बनानी थी, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने ये नहीं कहा था कैश बुक बनाओ। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना और समझना। एमसीक्यूज के मामले में तो खास तौर पे पूरा सवाल कर रहा हो जाके नहीं, वो कहता है द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट इज रुपीज। अब देखो यही 1700 ही तो यहां से निकल के इधर आया करता था ना, तो आफ्टर एडजस्टमेंट एडजस्टेड बैलेंस तो यही है। तो बस इतनी सी वर्किंग कर देनी थी, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये डाटा यहां पे लिखना था 0.5 और इवन इस 0.5 को लिखने के इस तरह से 2 नंबर थे, ये 2 नंबर आपको इस तरह से मिले। ठीक है, मैं एमसीक्यूज के मार्क्स ऐसे ही दिया करूंगा आपको, जब भी टेस्ट हुआ करेंगे वर्किंग साथ शो किया करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। अगर है नैरेटिव कोई तो फिर तो मसला कोई नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाला है तो उसकी कैलकुलेशन शो करें, ताकि आपने अगर ये फिगर सही लिखी है, ये सही लिखी है, ये सही लिखी है और सिर्फ ये गलत निकल आया कैलकुलेशन में, तो आपको 1.5 नंबर फिर भी मिल जाए। एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ जा तो सही रहा था, बस कैलकुलेटर में फिसल गया बेचारा, कॉन्सेप्ट है इसको। ठीक है, हाँ नहीं, यहां पे तो सिर्फ इतना ही लिखना था, 7 वर्किंग का रेफर। आपने कभी भी पेपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करने, नंबर नहीं मिलेंगे। ये 7 आपके वापस आ जाते हैं, 7 अटैच कॉलेज में हो जाते हैं, आईकैप में होते हैं। तो काम वो करो जिसकी आदत हो, आईकैप के अंदर भी हो। आप लिखोगे क्वेश्चन 1 पार्ट 1 और उसके आगे लिखोगे करेक्ट ऑप्शन इज रुपीज, इतने ऑप्शन हो तो, या करेक्ट आंसर इज रुपीज 1700। ठीक है, और उसके आगे ऐसे छोटा सा यूं लिखा होगा आपने, या यूं लिख दो जो उसने रिक्वायर किया हुआ है, द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट इज रुपीज 1700, और यहां पे लिखोगे वर्किंग 1 और ये वर्किंग 1 साथ ही शो कर दो। ठीक है, तो समझ आइए ना, ये कर लेना, फायदा होगा इससे। सिर्फ 1700 नहीं भी निकला किसी वजह से तेजी में, देखो ना, अगर कोई कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू आया है तो आपने भी कैलकुलेशन करनी तो है ही, तो उसी कैलकुलेशन को लिख दो ना बस सामने, बस इतनी सी बात करो। पर ना आपको ये शायद मुश्किल हो जाता है वैसे आपके लिए, इतने माहिर शायद हो जाएं, तब तक जाते जाते डायरेक्ट कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है, मैं नहीं कहता कि 1700 सही लिख के कोई बच्चा आएगा तो आईकैप 2 नंबर नहीं देगा इस एमसीक्यू के, अगर एमसीक्यू 2 नंबर का होता है तो देगा नंबर,
लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आपने 1700 डायरेक्ट नहीं लिखना अनलेस कि आप क्वाइट श्योर हो। आप ये वर्किंग कर दें छोटी सी, आपको वैसे ही ये ना लिखें, वर्किंग है, आप यूँ लिख देते बैलेंस, यू बी एड, यू सी लेस बैलेंस, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते। रिक्वायर्ड थोड़ा ही था कि यहाँ पे अंग्रेजियाँ पूरी लिखनी थी, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखो पर वर्किंग कर लो। क्लियर है ये बात? ये जी 2 नंबर में से कितने बच्चों के 2 आ गए? ना करें और 2 वाले हाथ खड़ा रखें। 1.5 आ गए, 1, यस, 2 भी नहीं आए वो हाथ खड़ा करें। जिनका गलत हो गया ये MCQ हाथ खड़ा करें। अल्लाह, लगा पता? ऐसे ही अभी सारा पेपर फेल होने लगे आपका, अभी देखते जाओ होता क्या आप लोगों के साथ। ओके, सेकंड, टाइम ज़्यादा इसी पे ही लगना है क्योंकि ये नया टॉपिक है ना। ये असल में मैं BRS ही पढ़ा रहा हूँ इस वक्त असल में आपको। अभी आगे बेसिक्स पे जाते हैं तो इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस कर लेंगे। बस सही बेटा, पहली बात मैं जो पढ़ाता हूँ पेपर में वही आता है, लेकिन आप लोगों को आदत होती है लकीर को पीटने की, जिसको कहते हैं लकीर का फ़कीर। तो आप कहते हैं कि अगर क्लास के अंदर मैंने एडजस्टेड CB लिखा है ना, तो फिर पेपर के अंदर ये एडजस्टेड CB के अलावा कैश बुक भी लिखा होगा तो हम कहेंगे पढ़ाते कुछ और हो, आता कुछ और है। तो अगर आपको लगता है कि प्लेट में रखा हुआ टेस्ट मिला करेगा, स्पून फीडिंग पढ़ाने की हद तक होगी, टेस्ट के अंदर भी होगी, ये कभी भी नहीं होगा। टेस्ट में आप लोगों को बहरहाल एंटिसिपेट करना पड़ेगा। पढ़ाए हुए से बाहर मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को सोचने का अंदाज कभी कभी डिफरेंट भी होता है। BRS में तो मैं गिला नहीं कर रहा क्योंकि BRS में 1 दिन पढ़ी हुई थी आपने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता था इस तरह से, तो क्योंकि टेस्ट की डिस्कशन होती है तो ये ज़्यादा बेटर समझा कि टेस्ट में देकर डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये लगे आपको, अगर आपको या किसी और को भी कि टेस्ट ऐसा होगा कि जहाँ फुल स्टॉप लगेगा उतना वहाँ तक टेस्ट हुआ करेगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। बल्कि ये मैं ज़बानी बताया करता हूँ, उन बातों पे गौर किया करो। सिर्फ बोर्ड नोट करते हो ना, वो बातें जो पास होने वाली होती हैं वो ज़बानी होती हैं, ठीक है। तो मैं ज़बानी बताया करता हूँ कि ये देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो मैं जब बताता हूँ तो वो टेस्ट में आ रहा होता है, ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं टेस्ट में। देखें आप 100 सवाल करके पर्चे में जाएंगे तो पेपर में 101वां सवाल आना है, फिर क्या करोगे? वो 100 सवाल को तो आपने किया हुआ था, तो 101वें की तैयारी कैसे कर सकते हो आप? वो टेस्ट ही है। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे सोचो, इसको सोचने पे लगाओगे, ये सोचना शुरू करेगा और यकीन मानो ज़ाया नहीं होता, यूज़ करके तो देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या बेटा, वो पहले पढ़ा दूं? नहीं बेटा, ये आप देखते पास पेपर्स, आई थिंक ये BRS ही है जिसके अंदर एक बार ऐसा हुआ है कि एक जैसा सवाल मुझे नजर आया, वरना CA के पर्चों में मुझे आज तक ऐसा नजर नहीं आया कि एक सवाल है और उस जैसा दूसरा सवाल आ गया हो। तो हर बार नई चीज तो आनी ही है, तो वो नई चीज की तैयारी ही है। ये कॉन्सेप्ट दे दिया आपको टेस्ट में, आपके ऊपर वो सिचुएशन फेंकी, फिर आपको एक बार उस तरह से सोचने का, अगले दिन समझ आया, अब आपको पता लगा हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी जोर लग सकता है। पेपर की तैयारी हो रही है भाई, ठीक है ना। पेपर बैलेंस होता है नो डाउट, लेकिन हमने तो खुद को ऐसे तैयार करना है कि हर टॉपिक का हर सवाल ऐसा होगा कि मर के पास होंगे। वो अलग बात है, पेपर बैलेंस होगा, लेकिन हमने हर टॉपिक में पासिंग मार्क्स लेने के तरीके को सीखना, ठीक है। तो टेस्ट ऐसा नहीं होगा, क्लियर है सबको? टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे यही पढ़ा और वही आ गया, होगा वही, सिर्फ उसके अंदर अनसीन का एलिमेंट होगा एडेड, थोड़ा सा 1-2 कदम आगे का सोचवाया जाएगा आपसे टेस्ट के अंदर, टेस्ट के सिनेरियो में बिठा के। जी बेटा, इतनी अच्छी बातें हो रही, तुम पढ़ाई की बातें कर लो क्या? हाँ, नहीं हो सकता। कल मैंने एक सवाल करवाया आपको क्लास के अंदर ही, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 था गालिबन, उसमें बैंक का शुरू कहां से हुआ था बैलेंस? चलो छोड़ो उसको, इसी सिचुएशन पे आओ। आप कह रहे हो बैंक का पॉजिटिव है, हमारा पॉजिटिव है, बैंक में नेगेटिव क्यों हो गया? तो भाई उसकी पॉसिबल रीज़न यही हो सकती है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हुई, उसने इसीलिए तो ये बनवाई नहीं है। हमने ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड, उसने ये डेबिट का तो बता दिया,
उसने ये तो नहीं बताया कोई बैंक चार्जेस भी बैंक ने काटे हुए नहीं रिकॉर्ड हुए, कोई इस तरह से बैंक कमीशन है, कोई ऐसी बात है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों, या छोड़ो इस बात को, हो सकता है कि हमने स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट कोई बहुत बड़ी कही हुई हो, वो बहुत बड़ी अमाउंट हो, ठीक है जी, और हमारी पेमेंट हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है, तो इस वजह से पैसे बैंक से कट गए, ज्यादा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी वो चला गया डेबिट में, यानी एब नॉर्मल में, हमें पता नहीं था। हम कहां पे नजर आ रहे हैं अभी तक? अब मसला ये है ना कि उसने ये बनवाया ही नहीं आपसे, बात समझ रहे हो? नहीं, बीआरएस आपका ये 1000 इसके बराबर होगा कभी? ऐसा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, देखो आपके कैश बुक का बैलेंस 1700 है और आपके बैंक का 1000 है, ये ऐसे ही होगा। हम सिर्फ रेकंसाइलिंग आइटम्स दिखाते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये चीजें डिफरेंस का बायस हैं जो अगले मंथ में इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगे मिस्टर ऑडिटर, ये सेम नहीं हो जाता। सॉरी, यार सवाल पूरा नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन की साइंस समझो। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बनवाया ही नहीं उसने, वो सिर्फ यहां से यहां तक लाना चाह रहा था आपको, बात समझो। उसने डाटा तो पूरा दिया ही नहीं हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ो, ये फुल क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर बात करना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की नेचर क्या है, जितना डाटा दिया हुआ है वो लिखो, अपने मतलब की बात निकालो और आगे चलो। मैंने आपको कहा ये रिक्वायर्ड ही नहीं, ये बनाना ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ नहीं बताया उसने कि कोई डेबिट क्रेडिट यहाँ पे भी है। हालांकि आपको पता है दोनों तरह की चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो कैश बुक में एडजस्ट करते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो बीआरएस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। यहाँ वाली कोई बात तो बताई नहीं हुई। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये किसी से मंगवा लें प्लीज, ये माइक के लिए नहीं है, ज्यादा खोलो, कोई नजर आए तो उसको बुलाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक, व्हेन प्रिपेयरिंग, कौन आया, कौन आ रहा है? कोई भी ना, वापस आ गए? अच्छा आ जाओ बस, ठीक है। आप बुला लें किसी को काइंडली, बच्चों को नहीं, नहीं आप बैठे, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ सेंटर में, जाए बस। ओके, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मेरे टीए को भी बुला लीजिएगा, कहेगा सर प्लीज आ जाएं आप भी। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बैलेंस एज पर कैश बुक आज अवेलेबल है, कौन सा? नॉर्मल, क्योंकि चुप है, सवाल चुप है तो एबनॉर्मेलिटी होती तो बताता। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000। आउटस्टैंडिंग चेक किसे कहते हैं? अब तो पता है ना, चलो कल नहीं था पता तो अब तो पता है ना। आउटस्टैंडिंग चेक असल में दूसरे का नाम भी डिफरेंट था असल एमसीक्यू में, वो आई थिंक डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स लिखा हुआ था शायद, ऐसा कोई लफ्ज असल एमसीक्यू के अंदर है, लेकिन मैंने वो इसलिए बदल लिया कि एक सेम कर दूं अनक्रेडिटेड, तो दूसरा उनको बस ये वहां से देख लें कि अगर ये अनक्रेडिटेड तो दूसरा फिर केड़ा होना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी आपकी, ऐसी हेल्प जो है वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती हैं बहरहाल। ओके, अनप्रेजेंटेड हैं, अनक्रेडिटेड हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 200 है और डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 25, साथ साथ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है नॉट अपीयरिंग इन, नॉट अपीयरिंग इन। कोई मैंने ना इसके अंदर कोशिश की थी, दूसरे एमसीक्यू में 3 नंबर का था, कोई एम्बिगुइटी ना छोड़ूं किसी भी तरह की, ठीक है, ताकि आपको पढ़ते ही सब बातें समझ आ जाए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपने सिर्फ एक दिन बीआरएस का बचपन था आपका, अब ऐसा नहीं हुआ करेगा, अब आप बड़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ होगा आपके साथ इन सवालों में। ओके, अच्छा जी सुने, अब बैलेंस एज पर कैश बुक ये है 25,000। सेकंड लास्ट और लास्ट बुलेट पढ़ें तो उसमें
एक पेमेंट हुई है बैंक स्टेटमेंट में दिख रही है, एक डायरेक्ट डिपॉजिट आया है बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, लेकिन ये दोनों पैकेट में लिखा हुआ है नॉट अपीयरिंग इन द कैश। इसका मतलब फिर कैश बुक में नजर आने वाला बैलेंस सही नहीं रहा। हम उसको क्या कह देंगे, भाई साहब आप अनएडजस्टेड हो गए, आप अब सही नहीं हैं, आप अनएडजस्टेड हैं, ज़रा तशरीफ लाएं हमारे इस अकाउंट में, आपकी ज़रा तबीयत साफ़ करें, आपको ज़रा एडजस्ट करें हम, ठीक है। और ठीक है, इसे बात सबको बताएं फिर जाकर कि मिस को बताएं जरा, ठीक है। आप सुने, काम लंबा हो गया। अच्छा, उसके बाद अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है जी बताएं, 25,000 है। और बोलो कर लेंगे यार वो काम, बोलो आप, ठीक है 25,000 है। उसके बाद 2 आइटम्स ऐसे हैं जो BRS के हैं और 2 आइटम्स ऐसे हैं जो कैश बुक के हैं। ओके, तो कैश बुक वाले पहले आइटम्स को देख लेते हैं। बोले जी स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट है, पेमेंट है फॉर पता नहीं क्या चीज, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है बस, ठीक है। वो किसी भी एक्सपेंस की हो सकती है, वो एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और बैंक को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमारे पास नहीं आ रहा तो ये एंट्री लिख लें। कितनी आ गई जी अमाउंट, 200 से। अब वो जो भी एक्सपेंस है हमें इससे क्या लिख देते हैं, बस स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, डन। सेकंड कहता है डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक 25। बैंक में डायरेक्टली डिविडेंड आ गया, हमने ना जिस कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे उनको अपना अकाउंट दिया हुआ था कि जब कभी आप खुदा ना खास्ता कोई डिविडेंड अनाउंस करें तो हम लेने नहीं आएंगे, आप हमारे अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिया कीजिएगा। तो वो डायरेक्टली अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो ये डिविडेंड इनकम है या एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिसीव हुआ तो एक्सपेंस तो नहीं हो सकता था, तो इनकम की एंट्री बोले डिविडेंड डेबिट बेटा ना, बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट, बैंक डेबिट 25 से और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ओके सही है। नेक्स्ट, ये तो 2 हो गया आइटम्स खत्म। आगे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक तो हम लिख ही चुके हैं, नहीं लिख चुके लिखवा दें 25,000। ये 3 आइटम सिक हो गए, अब 2 रह गए, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिट। अनप्रेजेंटेड हम क्रेडिट कर चुके होते हैं, बैंक ने डेबिट नहीं किए होते, बैंक का बैलेंस ज्यादा होता है ऐड करते हैं, ठीक है। और अनक्रेडिटेड हम क्रेडिट कर चुके हैं, हम डेबिट कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, बैंक का बैलेंस कम है तो हम खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए लेस करते हैं। तो बताइए अनप्रेजेंटेड है 1500, अनक्रेडिटेड 1300। अब लेस है, हाँ अब खत्म हो गया सवाल, डाटा खत्म हो गया। ये 2 एडजस्टमेंट्स के बाद ये एडजस्टेड कैरी डाउन बन जाएगा कितना, 24,825। ये कहाँ आ जाएगा, 24,825 में। ये ऐड करो लेस करो 25, ओके। अच्छा मजे की बात है, ये चेक नहीं हो सका करेगा ऐसा सवाल जिसके अंदर नहीं दिया हुआ बैलेंस उसने हमें, कोई बात नहीं। उसने मांगा क्या है, अब ये देख लो, कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज रुपीज। देखो ये बैलेंसिंग की तो निकाला है हमने एंड पे, ठीक है, तो ये फिगर निकालनी थी। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज रुपीज 25025 वर्किंग 1, ओके। तो 5 नंबर लेना ये वाले मुश्किल थे अभी आपके लिए, अब नहीं हुआ करेंगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर फिगर सही है तो मिलेंगे, नहीं है तो सारे 2 गए। सारा अगर आंसर सही है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं सही तो 3 है, 3 मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, आप ये सब मैं बार बार कह रहा हूं तफसील से ना लिखें, आप CB लिखें, फिर ऐड UP लेस UC और BST लिख दें, बस बैंक स्टेटमेंट, बात तो पूरी होने दो, ठीक है।
जी। तो ये इसे फिगर्स लिख कर कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कोई एक आध चीज़ आप मिस कर गए हो। यहाँ पे आपने ये 25 ना लिखा हो, जिस वजह से ये गलत आया हो, ये गलत आया हो तो ये गलत हो गया, यहाँ से ये आंसर गलत, तो बाकी जो चीज़ें सही हैं उनके नंबर तो मिले, ठीक है ना। हाँ बोलो सवाल। भाई सवाल था या अंगड़ाई थी? हैं, अंगड़ाई थी ना, मुझे लग रहा था सवाल है बात के दौरान। जी बोले, अंगड़ाई है सवाल। ओके बोलो। ये क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि सवाल में अगर एबनॉर्मेलिटी होगी तो खुद से बताएगा, अगर चुप है तो फिर हमेशा नॉर्म को अज्यूम करो। कैश बुक यानी बैंक का बैलेंस, बैंक हमारा एसेट है, बचपन में क्या पढ़ाया था, तो नॉर्म यही है कि वो हमारा एसेट है। ये बात सुन लो, सब सुन लो। ये जब किसी और का सवाल आता है तो आपस में बोलने वाले बच्चों का मेरे दिल करता है मैं बाहर निकाल दूं क्लास से, ठीक है, आपस में बोला करें। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एबनॉर्मेलिटी होगी सवाल में तो वो खुद से बताएगा। अब बैंक बचपन में जो पढ़ाया है वो बचपन नॉर्म पढ़ाई जाती है आपको, जो अकाउंटिंग की नेचर है, ज्यादा समझ आने वाली बात है। तो बैंक हमारा एक एसेट है, ये नॉर्म है। आपको यहां आगे 22 दिन बाद पता लगा, 20 दिन बाद, अच्छा बैंक लायबिलिटी भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की वजह से, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। तो एबनॉर्मेलिटी होगी तो सवाल खुद कहेगा। सवाल चुप हो तो आपने नेगेटिव का साइन लगा देगा या क्रेडिट बैलेंस लिखेगा या ओवरड्राफ्ट लिखेगा। सवाल खुद कहे तो ठीक है, ना कहे तो 25,000 नॉर्मल, 25,000 नॉर्मल ही है। ओके, इसको लिख लो लिखना चाहो तो। जी क्वेश्चन 2 के अंदर तो कोई मसला नहीं हुआ होना। करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ओके जी, मिस्टर अब्बासी, selling garments, appointed you as his accountant. Soon thereafter, he left for a foreign tour. Before leaving, he left a note describing his financial dealings during the year ended. भाई वो मसला है आपको कोई, है ना, ये ग्लासेस वाले भाई और कोने से, ये दोनों खड़े हो जाओ ना जरा। नहीं आपसे आगे वाले को बताओ जरा, उसको पता है जो है। तुम खड़े हो जाओ ना, इसको दीवार के साथ लगा दो भाई, खड़े हो जाओ, जिसको कह रहा हूँ उसको पता है। हाँ ग्लासेस वाले भाई आप बैठ जाओ, इसको दीवार वाली साइड पे कर दो यार। पहले भी एक दफा सजा ले चुका है बच्चा है तो। ओके हाँ जी स्टूडेंट, क्या यार वो कह लेगा यार, मैं सुन लूंगा। तुम एक मिनट सब्र तो करो यार। तो उस्ताद से गिरद का अपना भी एक रिश्ता होता है, तुम बीच में ऐसे ही बेटा बोलो। सवाल बताएगा, अगर चुप है तो इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस ही है। अब नीचे सवाल ने जाके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये कैश बुक में नहीं है, ये कैश बुक में नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर ऊपर वाले को वो चीजें सही भी होनी भी चाहिए, ऊपर वाले को एडजस्ट करेंगे ना। करने दो अभी, बीआरएस को शुरू तो होने दो, ये तो ऐसे ही छेड़ा था आपको। क्वेश्चन पढ़े अगला। छेड़ गए? नहीं छेड़ना जरूरी था, वरना आप इस तरह से कैसे सोचते। वरना ये मुझे ठीक है 1 घंटा लगा मेरा, लेकिन कितनी चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पे, ठीक है जी। स्टूडेंट कहाँ से आया सवाल? नहीं है? क्वेश्चन पढ़े अगला, ये जल्दी हो जाएगा डिस्कस, 2 मिनट में हो जाएगा। मिस्टर अब्बासी सेलिंग गारमेंट्स वगैरह वगैरह बात कर ली थी हमने। ईयर एंड है 31 दिसंबर 8, ईयर एंड पूरे साल की ट्रांजेक्शन बताएगा। These are summarized as under number 1। अच्छा मैं जर्नल एंट्री बोलूंगा, लेजर तो मैं ओपन नहीं कर रहा, आपके ख्याल में होगा मैं पूरे लेजर तो ओपन करूंगा, फिर उनसे बैलेंसिंग क्लोजिंग आएंगे, सोल्यूशन जो है ना फोटोकॉपियर पे रखवा दिया जाएगा, ये सब कुछ हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस ट्रांजैक्शन में मसला आएगा वो ट्रांजैक्शन सिर्फ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेजर के क्लोजिंग आपको निकालने आते हैं, उनसे ट्रायल बनाना आता है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपको बनानी आती है। सवाल सारा डिस्कस करूंगा, जो इसमें एडजस्टमेंट होगी वो समझाऊंगा भी सही, जो समझने वाली होगी। बहरहाल पढ़ता सा रहा हूँ। ही कमेंस हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 8, साल हमारा पहले ही है ये, ठीक है। विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख, घर से पैसे लाया कितने, 6 लाख, यानी कि कैपिटल ने क्रेडिट होना है 6 लाख से। आउट ऑफ विच ही ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 500। हाँ जी, अंग्रेजी जरा मुश्किल थी, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। 6 लाख घर से लाया, जिसमें से 5,50,000 को बैंक अकाउंट में रख के बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो फिर बाकी 50 कहाँ गया, अब एपोरेट हो गया। तो एंट्री मैं बोल लूंगा, अगर समझ ना आए तो फिर बताइएगा, मैं यहाँ पास भी कर दूंगा। एंट्री बनी बैंक डेबिट 550, कैश डेबिट 50 और कैपिटल डेबिट 600। 1000 उड़ा दें तो आसानी से बोलने के लिए मैंने थाउजेंड्स में बात की, ठीक है। 550 से कैश डेबिट, बैंक डेबिट, 50 से कैश डेबिट और 600 से कैपिटल क्रेडिट। कोई मसला इस ट्रांजैक्शन में? कितने बच्चों ने एंट्री ऐसे ही कर ली थी? शुक्र, अंग्रेजियों से हम परेशान नहीं होते, है ना। नंबर 2, बिजनेस प्रेमिसेस वर एक्वायर्ड ऑन रेंट। भाई प्रेमिसेस के बारे में आपको बताया था, ये अहाते को कहते हैं, 4 दीवारी, इसके अंदर सब कुछ ही आ जाता है। ये बिल्डिंग के लिए इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है प्रेमिसेस का भी लफ्ज। अहाता कह दिया जी, ये अहाता जी, ये प्रेमिसेस, राइज प्रेमिसेस क्या मतलब है, ये 4 दीवारी, ये बिल्डिंग, ठीक है। तो अब्बासी ने बिजनेस प्रेमिसेस किराए पे ली। भाई किराए पे लिया जाए तो ये एसेट हमारा नहीं हो जाता। अगर राइज वालों की ये अपनी बिल्डिंग है ओनरशिप में तो ये इनका एसेट है। अगर ये इनकी बिल्डिंग रेंट पे है तो ये इनका एसेट नहीं है, ये जिसकी बिल्डिंग है ये उसका एसेट है। तो इनको इनकी एंट्री हर महीने की रेंट की पड़ेगी, फिर रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर इनकी अपनी बिल्डिंग होगी तो एक बार इनकी एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर आगे हम जाके पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन के जरिए ये एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। तो रेंट पे ये बिल्डिंग ली है अब्बासी ने, जिसमें बिजनेस शुरू किया। ही टुक पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस ऑन जनवरी 2, 2008 एंड पेड रेंट ऑफ 150,000। पता नहीं मंथली है, एनुअल है, व्हाटएवर। 1,50,000 ही लिखा हुआ है, बस कुछ लिखा नहीं हुआ, तो बस ये एक एंट्री कर लोगे, मुसीबत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 150,000 की एंट्री बनी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कहाँ लिखा हुआ है, द पेमेंट वॉज मेड बाय, शुक्र है, आगे लिखा हुआ है रेंट डेबिट। मैंने समझा शायद को गोली करानी पड़ेगी आपको, बहरहाल बचत हो गई। तो रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से, 1.5 लाख से। नेक्स्ट क्या रह गया, द पेमेंट वॉज, द प्रेमिसेस वर फर्निश्ड, अंडरलाइन करें। हाँ, मुझे यही पता था कि आपने इसको एक्सपेंस आउट करना है, इसलिए तो लफ्ज फर्निश्ड इस्तेमाल किया। लेकिन जी आप बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं और अगर उसमें फर्निशिंग खुद कर रहे हैं तो मतलब फर्निशिंग क्या होती है, वो कहते नहीं है फुल्ली फर्निश्ड, क्या मतलब। भाई राइज वालों ने ये बिल्डिंग ली, किराए पे ली, मिसाल के तौर पे ये अब्बासी नहीं, ये राइज है, ठीक है। तो इन्होंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली, ये रेंट तो इन्होंने पे करना है, 1.5 लाख रेंट पे कर दिया। अब राइज वालों ने जो फर्निशिंग की है, ये फर्निशिंग क्या होगी, ये बिल्डिंग ऐसे नहीं होगी, ये बिल्डिंग इस सीलिंग के बगैर होगी जब इन्होंने ली होगी, इन बेंचेस के बगैर होगी जब इन्होंने ली होगी, इस वाइट बोर्ड के बगैर होगी जब इन्होंने ली होगी। ये सारी चीजें ये राइज का एसेट है। अगर आज ये बिल्डिंग छोड़ के किसी और बिल्डिंग में मूव करते हैं तो ये इस बिल्डिंग से ये वाइट बोर्ड भी ले जाएंगे अपना, ये बेंचेस भी ले जाएंगे और नई बिल्डिंग में जाके लगा देंगे। तो इसका मतलब ये फर्नीचर है जो इनका एसेट है, बात समझे हो। तो फर्निश जब किया अब्बासी ने किराए पर इस बिल्डिंग को लेकर, तो ये फर्निशिंग एक्सपेंस नहीं है। फर्निशिंग एक ऐसा खर्चा है
जिसका फायदा अगले कई साल तक ये रहेंगे जब तक लेंगे। जब यहां से जाएंगे तो ये फर्नीचर उठा के साथ ले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने लगे अब्बासी साहब, ठीक है। तो फिर इसका मतलब, और सबर सबर सबर, पहले ये मैं बात पूरी कर लूँ, बीच में डंगी ना दो कर। तो इस 60,000 को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके लिखो फर्नीचर डेबिट, चेक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये बात समझ आ गई? कितने बच्चों ने इसको फर्नीचर ही डेबिट किया था? हैं कुछ 15 से 20 बच्चे, बड़ी बात है वैसे। ये मैं चेक करूंगा, ये जिन जिन के हाथ खड़े हो रहे हैं मैं चेक करूंगा ये बात। ऐसे ही गोलियां ना कराई जाना मुझे तुम लोग, ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए हाथ खड़े हो रहे हैं, बार बार हाथ खड़े हो रहे हैं। टेस्ट सामने आया तो कबाड़ा ही निकला हो, लेकिन सर आपको ऐसे ही तरह आर्जी तौर पे खुश किया था। हाँ जी, सवाल पूछें जी आप। और रंग रोगन क्वेश्चन इज वैलिड, लेकिन इतनी तफसील के अंदर मैं नहीं लेके जा रहा आपको इस जगह पर। जैसे आपको कुछ चीजें उधार की थी इस टॉपिक में आ गई ना, आगे फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ रहा है, उसमें मैं आपको ये बात पढ़ाऊंगा कि पहली बार का रंग रोगन एसेट की कॉस्ट में शामिल होता है और बाद वाला नहीं। तो बहरहाल वो वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बारी आने पर जितना लिखा हुआ है ये सामने समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। रंग रोगन साथ ले जाना, वो अपनी बिल्डिंग का हो तो फिर उसको भी एसेट बनाते हैं, लेकिन पहली बार वाले। हाँ भाई कैसे हो, थक तो नहीं गए? खड़े रहो फिर, थके नहीं हो। तारिक खड़े हो जाओ भाई, बैठ जाओ। तारिक ने कुर्बानी दी आपकी जगह, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है तारिक, ठीक है बैठ गया बच्चा, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट, इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ 40,000 ऑन एकम जनवरी 8 बाय चेक एंड रिमेनिंग आउट ऑफ 60,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2008। अच्छा, ये एडवांस यहां पे वो वाला एडवांस नहीं है जो आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा। एडवांस आ गया और एसेट नहीं आया, ये वाला एडवांस नहीं है अभी, वो भी आएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम पहले जाकर पकड़ाएंगे, ऑर्डर देते हुए ना एडवांस नहीं देते। ये जो ये एडवांस पकड़ो, ये जैसे ही एसेट आए सबसे पहले हमारी दुकान में आना चाहिए, हमें जरूरत है जी, बहुत सख्त जरूरत है इसकी, ठीक है। एडवांस पैसे दे आए, ये अभी वो एडवांस नहीं है, ये तो आसान वाला एडवांस था, वो एडवांस भी आएगा। अब ये एंट्री जरा लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे, फिर भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ है? इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड, इक्विपमेंट एक्वायर कर लिया, इक्विपमेंट डेबिट। मैं जर्नल एंट्री कर देता हूं, अब लेजर तो आप बना ही लेंगे, जर्नल एंट्री सामने पड़ी हो तो। इक्विपमेंट डेबिट कितने से? इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000, 40,000। हाँ वेरी गुड, अगर आपको वाकई खुद से ये पता लग गया तो कमाल कर दिया आपने, तो कमाल की टांग ही तोड़ दी। तो इधर देखें, वो कहता है जी कुछ पैसे हमने पे कर दिए थ्रू, हाँ वो पेमेंट ऑफ एडवांस क्या है, चेक है ना। ये देखो, हमने कुछ पैसे का चेक लिखा, कितने पैसों का चेक लिखा? 40, कुछ का नहीं, आप जब बता रहा है वो तो बता दो ना कितने। 40,000 बैंक से क्रेडिट हुआ, ठीक है ना। हुआ ऐसे, हम इक्विपमेंट लेने गए तो उसने कहा जी 1 लाख है, हमने कहा ये पकड़ें 40,000 रुपए का चेक, बाकी 60,000 हम आपको कुछ दिन में पे कर देंगे, कुछ अरसे में पे कर देंगे, कुछ महीनों में पे कर देंगे। उसने कहा ठीक है, फिर बकाया 60,000 दे देना, इसकी कीमत है 1 लाख रुपया, इसकी कीमत है। तो इसीलिए उसने कहा रिमेनिंग इज पेबल फॉर इक्विपमेंट। इधर देखें, फिर पढ़ता हूं। बिजनेस प्रेमिसेस वर एक्वायर्ड ऑन, सॉरी, इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ 40 ऑन यकम जनवरी बाय चेक एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 60 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2000। 2 साल के लिए उधार ले लिया होगा उससे, क्या कह सकते हैं। बहरहाल इक्विपमेंट कितने का खरीदा? 1 लाख का। एडवांस पेमेंट कितनी कर दी? 40,000। बकाया 60,000 क्या है? अभी भी पेबल है, अभी भी पेबल, रिसीवल नहीं भाई, पेबल।
तो एसेट आने के लिए, अच्छा कितना पेबल, सॉरी, तो 40,000 पे कर दिया, 60 अभी पे करना है, तो इक्विपमेंट की कीमत कितनी है? मुझे याद नहीं रहा यार, तुम बिजली क्लास में भी खड़े थे, सॉरी। ओके, ये बात समझ आई है? ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट का लेजर बनना था, बैंक का लेजर भी बन रहा होना था, और पेबल फॉर इक्विपमेंट भी आ जाना था। आपने ये 3 पोस्टिंग्स वहां पे कर देनी थी। इक्विपमेंट लाख से डेबिट कर देना था। अच्छा, ये बात भी चलो करते ही चलें, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन भी तो करनी है, उस टॉपिक में करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो वहां पर फिर ये बात मैं इधर को रेफर करूंगा, याद कर लेना, ठीक है, जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। पेबल फॉर इक्विपमेंट और बैंक असल में ना अभी आप शुरू में हैं अपने इस इंट्रो के कैरियर के, तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ और बहुत बहुत टाइम लग रहा होगा। जैसे मैं आपको अभी कुछ ही दिनों में, अगले 1-2-3 दिन में डिस्काउंट सिखाऊंगा। डिस्काउंट हमें मिलेगा या डिस्काउंट हम दिया करेंगे। अब वो डिस्काउंट की मैं बहुत तफसील से आपके साथ बात करूँगा, क्योंकि वो डिस्काउंट इस BRS के टॉपिक में भी इस्तेमाल होगा। फिर आगे जाओगे वो डिस्काउंट बैड डाउटफुल डेट में भी इस्तेमाल होगा, वो डिस्काउंट कंट्रोल अकाउंट में भी इस्तेमाल होगा, एंड सो ऑन फाइनल अकाउंट में भी जाकर हो सकता है, वहाँ पे तो होता ही है। तो बार बार एक चीज़ ने आना है, तो यहाँ पर हम उस पर वक्त एक बार लगा लेंगे। तो शुरू में आपको वैसे ही फील होता है कुछ टॉपिक्स ज़रा स्लो चलते हैं, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि पहली बार कई सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, फिर जब वो रिपीट पे लगती हैं तो अगली बार वही चीज़ें ज़रा इजीली तेज़ी से भी हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आनी है फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर तो वैसे, लेकिन आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस एंट्री को लिखने के 2 तरीके हैं। इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 40,000 करता, फिर साथ ही अलग से मैं लिखता इक्विपमेंट डेबिट पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट 60,000, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 2 मैंने कर दिया इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट और पेबल क्रेडिट, लिख भी लेते हैं। और मैं क्या कर सकता था, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 40,000 से और इक्विपमेंट डेबिट और पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों ही एंट्रीज ठीक हैं। अब आप जब लेजर बना रहे होंगे तो आपके पास भी ये दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप अगर ये वाली एंट्री करना चाहें तो आप 2 बातें लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन आप यहां पर लिख दें एडिशन और लिख दें 100,000। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 आप नहीं यार ये तो समझ ही नहीं आ रही, 1 लाख क्रेडिट नहीं नजर आ रहे, इसके सामने क्रेडिट नहीं नजर आ रहे। आपने लिख दिया अच्छा यार बैंक एंड पेबल डेबिट, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तीसरा ऑप्शन छोड़ो यार, अलग अलग ही लिखते हैं। ये क्या तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ जो आपको, ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर लो, अभी तो मैं बताऊंगा मुझे क्या पसंद है। तीसरा ऑप्शन छोड़ो यार, अलग अलग लिखो, बेहतरीन नजर आता है। बैंक डेबिट पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट नजर आ रहा है जी। अच्छा चलो यहाँ पे वो लिख लेंगे, सॉरी वही लिख लेंगे, बैंक इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये भी नजर आया। साथ में ही तोड़ के हमने लिखा, सॉरी ये पेबल फॉर इक्विपमेंट कितना 60,000, यहाँ पर आ गया 60,000 इक्विपमेंट। अब सबसे बेस्ट जो आपको लग रही है ना एंट्री, वो कौन सी है? रेड वाली 3। रेड वाली 3, उसकी वजह
इसका डबल एंट्री बिल्कुल आपको साफ साफ नजर आ रहा है। बैंक डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, पेबल इक्विपमेंट डेबिट, पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट, बिल्कुल डबल एंट्री नजर भी आ रही है, सामने पूरी भी हो रही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे बेस्ट कौन सा है? नंबर 1 सबसे बेस्ट कौन सा है मार्केट में? ये और ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, बैंक एंड पेबल लिखने का रवाज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इन दोनों में से जो पसंद हो वो यूज कर लिया करें। मुझे ज्यादा पसंद है एडिशन, बट ठीक है ना, अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि हमें नजर आ रहा है लाख का डेबिट 2 जगह क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो ये 2 अलग अलग जगह क्रेडिट हुआ पड़ा है, बस ठीक है, जरूरी है अलग लिखना। लाख डेबिट वो पहले वाली एंट्री है, ये ब्लैक पहले वाली एंट्री है, इक्विपमेंट पूरा लाख से डेबिट और इनको अलग अलग क्रेडिट नजर आ रहा है। अब क्या जरूरी है उसको अलग अलग दिखाना? पता है हमें, अब इतनी महारत है हमें सिंगल एंट्री के अंदर, सॉरी डबल एंट्री के अंदर। ठीक है, सिंगल एंट्री पिछली क्लास में था, सॉरी, डबल एंट्री के अंदर इतनी महारत है हमें। ठीक है, हमें नजर आ रहा है इस लाख के अगेंस्ट क्या क्या क्रेडिट हुआ, तो ये तीनों ना लिख देना खुदा के लिए। पहला ऑप्शन यूज किया तो ये दूसरे दोनों यूज ना करना। ठीक है, ओके, सही है। अब आप लोगों को ये तीनों इसलिए लिख के बताए कि टीए साहब भी बैठे हुए हैं, आप में से ये जोन सा भी मेथड जिसने लगा लिया, जिस तरह से भी कर ली ये एंट्री, ऐसे की चाहे ऐसे की, उसको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। कितने बच्चों ने ये एंट्री सही कर ली थी? वैसे मुझे हैरत हुई है इस बात से। ये देखो यार, ये अगर वाकई इतने बच्चों की एंट्री है तो फिर रहने देते हैं, पढ़ाना मैं छोड़ देता हूँ, ये खुद ही पढ़ लेंगे इसका मतलब। अच्छा फीडबैक, फिर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट जी, नंबर 4, यहां तक भाई क्लियर है? अच्छा, कितने बच्चों की ये एडजस्टमेंट गलत थी वो तो ज़ियारत कराएं, कुछ नहीं होता, कुछ गलती क्लियर हो गई? क्या गलती हुई थी वैसे? शेयर करो, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा थोड़ा हमारा। सोच लो हैं, ये भूल गए थे। अच्छा, एडवांस एसिड लिख दिया ज्यादा, और जी और। चलो नेक्स्ट है 8000 पेयर्स ऑफ जीन्स वर, अल्लाह करे टेस्ट पूरा डिस्कस हो जाए। 8000 पेयर्स ऑफ जीन्स वर बॉट फॉर 1200, चेक्स टोटल 800 हैव बीन पेड टू सप्लायर, वेयर एज बैलेंस इज पेड ऑन अप्रैल 30, 2009। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 8 पे, और जो बैलेंस है जितना भी है वो देख लेते हैं, वो कब पे हो रहा है? 2009 में। इसका मतलब 31 दिसंबर 8 पे कुछ पेएबल होगा। ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये इसका काम ही क्या है, सेलिंग गारमेंट्स, तो इसने ये गारमेंट्स खरीदी थी, तो जरूरी चीजें लिख के देते हैं ना, ताकि डिस्कशन एंड तक सामने तो रहे। ठीक है, वो तो सब ऑप्शंस थे और सब कुछ करने के बाद मतलब की बात तो इतनी सी थी। इधर देखें, कहता है कि 8000 जोड़े ऑफ जीन्स वर खरीदे गए फॉर 12 लाख। परचेजेज हैं बोलो, और उसने कहा था नीचे नोट में परचेजेज के सेपरेट अकाउंट्स ओपन करना। किसी ने ये नोट पढ़ने की जहमत की? अच्छा, कितने बच्चों ने ये नोट नहीं पढ़ा था? वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, प्लीज ऐसे नहीं करना। सवाल के पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज तक जहां पे मार्क्स लिखे होते हैं ना, कोई नोट हो वो भी सवाल में शामिल होता है। प्लीज, नंबर कट गए ना, सब कुछ आते हुए भी नंबर कटे होंगे। परचेजेस जीन्स कितनी? सही नोट लिखा हुआ था, परचेजेस के अलग अलग अकाउंट्स बनाना, सेल का एक ही बना देना। यानी जीन की परचेज अलग अलग लेजर ओपन होना था, फिर कोट्स की अलग, शर्ट्स की अलग। तो कितने बच्चों ने अलग अकाउंट नहीं बनाए नोट ना पढ़ने का? गुड, 10-12 तो हैं। अब अगली बार ऐसा होगा, अगली बार ऐसा चलेंगे, कोई नहीं, ये सीखने के ही दिन है। यही चीजें तो हैं, हर बार कोई ना कोई नई चीज।
भाई साहब यहाँ से एक बच्चा कह रहा था कि जो पढ़ाया वो नहीं आया, कौन था ना? हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसा हुआ टेस्ट। फिर तुमने फिर 5 मिनट ऐसे ही जाए। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह होंगे अनसीन ही, पर टॉपिक खत्म होने के बाद तो फिर जाहिर है वो भी आता होगा ना। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक एंड होने के बाद ऐसा सवाल हो कि आप रो के ही निकलो। चले, ये लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी, ठीक है ना। ये तो एक मुस्तकिल लड़ाई है। दिल में तो मैं भी यही चाह रहा होता हूँ कि मैं ही हारता रहूँ इन चैलेंजेस में, पर ये दिल में चाह रहा होता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को चैलेंज तो मैं करता रहूँगा, और जो फेल होगा खुशी ज़रूर होगी मुझे। यहाँ पे फेल होगा ना, आगे जाके तो पास होने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर टेस्ट वापसी के दिन। जीन्स परचेजेस डेबिट कहता है 12 लाख की जीन्स खरीदी थी, चेक्स दे दिए 8 लाख के, बकाया 30 अप्रैल को पे किए। ये जान के यूं नहीं लिखा रिमेनिंग इज स्टिल पेएबल। भाई डेट भी तो देखना सीखें। 31 दिसंबर 8 ईयर एंड था, अप्रैल 9 में अगर पे हुआ तो फिर 31 दिसंबर 8 पे तो पेएबल है ना। ये तो नहीं कह सकते थे कि 31 दिसंबर 8। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल, लेजर्स, हर चीज 31 दिसंबर 8 पे क्लोज हो जानी थी। तो एक चीज 31 दिसंबर 8 तक नहीं पे हुई तो चाहे 1 जनवरी 9 को भी पे होगा, ये 31 दिसंबर 8 पे वो पेएबल ही है। सही है। दरवाजा खोल दो अब्दुल बासित। बैंक 8 लाख से क्रेडिट हुआ था, बकाया क्रेडिटर्स बोलो, पेएबल नहीं बोलना। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, खरीदी है बेचने के लिए। क्रेडिटर्स के आगे लिख दो जीन्स के क्रेडिटर्स, ठीक है जी, सही है। अगेन तोड़ के भी लिख सकते थे, पर बेहतर है आप बड़े हो जाओ, इकट्ठी एंट्री लिखो। परचेज किए हैं जीन्स 12 लाख की, बैंक से 8 लाख की पेमेंट कर दी, बाकी पेएबल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है 7000 पेयर्स हैव बीन सोल्ड बाय 31 दिसंबर 8। ये 31 दिसंबर 8 किसी बंदे का नाम नहीं है जिसने जाके, जो सेलमैन था जिसने बेच दिया। जुमला ऐसा लग रहा है ना, 7000 यूनिट्स वर सोल्ड बाय 31 दिसंबर 8। 31 दिसंबर 8 एक सेलमैन रखा था उसने 7000 यूनिट्स बेच दिया, ऐसा नहीं है। इस अंग्रेजी का मतलब क्या है, 31 दिसंबर 8 तक कितने यूनिट्स बिक गए, 7000 पेयर्स ऑफ जीन्स बिक गए। एंड अब्बासी हैड रिसीव्ड 14 लाख इन, हाँ यहाँ भी कोई डेटर शेटर नहीं है, बेचा कैश में ही है, ठीक है। डेटर कोई नहीं है, वो वहां पर लगा के बैठा है रेडी, अब्बासी सॉरी दुकान, वहां पे लोग आते हैं कैश पे करते हैं, जीन्स ले जाते हैं। तो 7000 यूनिट्स बिक गए। इसकी एंट्री दबानी है, एंट्री बनेगी बैंक कैश कहां से आ गया, चेक्स रिसीव किए हैं, वो चेक्स रिसीव करता है। बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कौन सी एंट्री है, तुमने यही एंट्री की थी। अच्छा जी, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स के लिए अलग अलग करने की जरूरत है, एक ही अकाउंट, टाइम बचाएंगे, ये टाइम ही तो बचाया हुआ था आपका। सेल्स के लिए एक ही लेजर बनाना था, तो बस सेल क्रेडिट करते जाओ, अलग करने की जरूरत ही नहीं। ओके, एक बात जो पता चली वो क्या है कि जीन्स ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कोई नहीं था। उसकी वजह क्या है, हमने इसी साल तो बिजनेस शुरू किया, फिर हमने इस साल में जो परचेज किए यूनिट्स ऑफ जीन्स, तो जीन्स ये नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं। ये क्या कुछ है वैसे, टी शर्ट्स भी हैं हमारे पास और कोट्स भी हैं। मैं ये यूनिट्स के अंदर सारी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट सबके लिए एक ही बार लिखेंगे। हमारे पास ओपनिंग में कोई जीन्स पड़ी थी, कोई टी शर्ट्स, कोई कोट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और पहली लाइन पढ़ो, कहां पढ़नी, हाँ, ही कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 18
8 जो भी है, ठीक है। तो यकम जनवरी 8 को बिजनेस शुरू हुआ है, तो यकम जनवरी 8 पे कोई ओपनिंग नहीं था, ये एक ही साल है अभी, पहला साल। फिर कितनी जीन्स परचेज की, देखो पॉइंट नंबर 4, 8000 पेयर्स परचेज किए। अब जब 8000 परचेज किए तो ओपनिंग प्लस परचेज, ये वर्किंग आगे कहीं जाके इस्तेमाल हो जाएगी, चलो आज ये भी काम आ रही है इन्वेंट्री के टॉपिक में, इस तरह की बात दोबारा करेंगे जाके, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेजेस को क्या कहेंगे, अवेलेबल फॉर सेल। थोड़ी सी बात ट्रेडिंग स्टॉक जब सिखाने लगा था तो ये की हुई थी, हल्की सी ये बात की हुई थी, इतने बैलेंस, इतने खरीदे, इतने बिक गए तो बाकी पड़े हैं, याद आ रहा है। इसलिए ये एडजस्टमेंट यहाँ डाल दी थी कि ऐसी बात थोड़ी सी की हुई थी, वो ना करता उस वक्त तो फिर यहाँ पे भी ये टेस्ट ना होती। बहरहाल कितने अवेलेबल है फॉर सेल, ये अलग लिखा, कहीं पे और काम आएगा ये वाला सिनेरियो। जैसे अगर ओपनिंग में को पड़े होते 500, मिसाल 8000 और खरीदते तो अवेलेबल फॉर सेल कितने होते, 8500। अब कितने सोल्ड कितने भाई, 8000 थे, हमने लगाए रैक में, शोरूम में, शीशे वाले उस शोरूम के अंदर लगे हुए कितने जीन्स के पेयर थे, जो 7000, क्वांटिटी की बात करूं, जो 8000 थे, जिनमें से 7000 बिक गए तो 1000 क्या है, अभी भी पड़े हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये भी फनकारी थी, एंड पे यूज होना था इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नहीं, 8000 पेयर्स ऑफ जीन वर बॉट फॉर 12 लाख, ये जुमला ऐसे ही है, ये जीन्स की बात कर रहे हैं ना बेटा। 8000 पेयर्स ऑफ जीन्स वर बॉट फॉर 12 लाख, सही है। चेक्स टोटलिंग 8 लाख हैव बीन पेड टू सप्लायर वेयर एज बैलेंस इज पेड ऑन 30th अप्रैल 2009। का क्या मतलब है, 8 लाख 12 में से अभी पे कर दिया, बैलेंस का मतलब होता है बकाया जात, तो 12 में से 8 पे हो गया तो बकाया कितना है, 4 लाख। बोलो, तो 4 लाख की पेमेंट कब हुई है, अप्रैल में, कहीं जाके अगले साल। इससे मसला क्या है, बोले। सारा पेबल नहीं है ना, समझ आ गई है, वैसे समझ आ गई ना, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। जो आपने किया वो तो हो गया ना, ये अभी समझ आ गई है, अभी की समझ आना मकसद है असल में, कि ये सही है, जो आपने किया वो सही नहीं था, ठीक है, सही ये है। अगर समझ ये नहीं आ रही तो फिर बताएं। ओके नेक्स्ट, ओके 1600 टी शर्ट्स वर बॉट, ये साथ साथ ही लिखता जाता हूं, 1600 वर बॉट, अवेलेबल हो गई 1600। 1600 शर्ट्स वर बॉट फॉर 1,20,000 एंड पेड थ्रू चेक, इसमें कुछ पेबल नहीं है, ये सारी पेमेंट हो गई। 1400 टी शर्ट्स, हाँ नहीं लिखी हो तो तुम भी ना लिखो, डेट लिख के क्या करना है, टेंशन नहीं है, डेट तो कहीं भी नहीं लिखनी थी, टाइम पे जाना था, डेट तो कहीं भी नहीं लिखी हुई थी, एक आध जगह के अलावा कहीं डेट शायद लिख भी नहीं सकते थे, सारी सेल्स इकट्ठी दी हुई हैं, ये तो तोड़ तोड़ के की हो शायद पूरे साल में, तो डेट तो कहीं भी नहीं लिखनी थी, टाइम बचाना था, वहां पे तो बचत थी टाइम की, डेटा तो नहीं लिखते रहे। 1600 में से 1400 टी शर्ट्स वर सोल्ड इन कैश, तो वो एंट्री नहीं कर रहा, उसकी एंट्री होनी है परचेज टी शर्ट्स डेबिट बैंक क्रेडिट, चेक पे किया था ना, परचेज ऑफ टी शर्ट्स डेबिट बैंक क्रेडिट, डन। उसके बाद 1400 की शर्ट्स जो बेची हैं ये पैसे कैश में आए हैं, तो इसकी एंट्री होनी थी कैश डेबिट, ठीक है, सेल्स ऑफ टी शर्ट, ये सेल्स एक ही में फेंकना है, सेल्स क्रेडिट, डन। लेकिन ये बच कितनी गई अभी भी 200। आगे बढ़ो, 1000 कोट्स वर बॉट ऑन, लिख लें, बीच में ऑन मिस हो गया, 1000 कोट्स वर बॉट ऑन क्रेडिट फॉर 4 लाख, एंट्री होनी थी, कोट्स की परचेजेज हैं, बस परचेजेज ही हैं, परचेजेज डेबिट, परचेज कितने हुए थे 1000 कोट्स वर परचेज्ड
तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर कोड्स क्रेडिट, परचेजेस कोड डेबिट, क्रेडिटर कोड्स क्रेडिट, डन। आगे क्या कह रहा है, अवेलेबल फॉर सेल 1000 हैं, कुछ बिके, कोई बिका नहीं तो सारे के सारे स्टॉक में ही पड़े, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टी शर्ट्स, भाई कोट भी बेचे थे तो चेक में ही पैसे आए थे, सॉरी ये जीन्स बेची थी तो पैसे बैंक में आए थे चेक के थ्रू, ठीक है। और कोट अभी बिके नहीं तो वाहिद कैश में पैसे जो आए हैं वो या तो पहला 50,000 आया था गालिबन, उसके बाद ये टी शर्ट्स जो बिकी हैं इनके पैसे कैश में डेबिट हुए हैं, ओके ठीक हो गया। अब ये जो पैसे कैश की दराज में भरे हैं ना, 50,000 कैपिटल से आए थे, बकाया टी शर्ट वाले, इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं अब्बासी साहब, द कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टी शर्ट वॉज पार्टली यूज टू पे फॉलोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस। इसका मतलब है ये फॉलोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके लिख सकते हो, ये खर्चे कैश में पे हुए, ठीक है। यानी इन सब खर्चों की एंट्री होनी थी, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अदर एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। लास्ट मिस्टर अब्बासी टूक अ ट्रिप ऑफ अप कंट्री विद हिज फैमिली which costed him 80,000 which was all drawn from the बैंक। रुक जाओ, जाए घर वालों के साथ घूमने और पैसे बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले तो वो बैठा नहीं होगा तोप लेके, अकाउंटेंट सेपरेट एंटिटी, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है बैंक से तो ये क्या है, ड्राइंग। वो इससे मिलती जुलती निर्मल वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की थी, वो जब फर्नीचर इसके लिए खरीदा था बिजनेस के पैसों से, तो ड्राइंग डेबिट है। अब बैंक से बिजनेस से क्या निकला है, क्या बैंक में से पैसे निकले, ठीक है, उसने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, ओह ही ऑल्सो विड्रू 12 लाख पर मंथ फॉर हिज यूज इन, सॉरी 12,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा ये छोटी सी गलती के लिए तो आप लोग भी अकाउंटेंट ही है मेरे ख्याल से, मुझे लेके बैठे होते हैं ऐसे बंदूक जी। कैश में ये खर्चे किए हैं विदड्रॉ, तो इसकी एंट्री बोले ड्राइंग, बोले एंट्री ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 12,000 से पर मंथ, और यहाँ पे पूरा साल गुजर गया है तो 12,000 को अंडरलाइन करके लिखे इंटू 12, और टोटल अमाउंट से आपने एंट्री करनी थी ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट, सॉरी। अच्छा सुने अगले दो क्वेश्चंस सुने, बहुत इंपॉर्टेंट था तीसरा सवाल। अभी मैंने बात खत्म नहीं की, दरवाजे बंद कर लेते हो अपने बैग के भी और दिमाग के भी। जिसका बैग बंद हुआ उसको कल क्लास में नहीं आने दूंगा। चेक करना शुरू करो अब्दुल बासित। ओके आप सबकी तवज्जो इधर प्लीज, खामोश रहें। यार जाओ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो ना, मुझे पता है ना, जल्दी करो इसलिए कह रहा हूँ क्लास से निकलो, चलो जल्दी करो, जल्दी टाइम कम है मेरे पास, जल्दी से निकलो क्लास से। जिसकी क्लास हुआ करे प्लीज वो निकल जाया करे चुप करके, मेरी तरफ से कोई पाबंदी किसी को नहीं है, बट मुझे कोई बच्चा ये ना कहा करे कि ये रुकें ये करें वो करें, 2 मिनट फिर लग गए। ओके सुने आखिरी बात, क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, होना 5 मिनट में डिस्कस है, इंशाल्लाह कल करूंगा। 4th जो है वो किसी काम का सवाल नहीं था, लेकिन इस सवाल के अंदर एक छोटी सी चीज जो अभी भी रहती है वो क्या है, आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी थी उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, परचेज तो निकल आनी थी, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, क्लोजिंग स्टॉक ये पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक ये पड़ा है। आपने यहां पर क्या करना था, ये क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स थे आप इन सब के साथ मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दें तो रेट गिवन था हर एक का अपना अपना, बता ही दो, बल्कि रेट निकालना पड़ना था, सॉरी। वो खरीदे हैं 8,000 पेयर खरीदे गए 12 लाख के, तो 12 लाख बटा 8,000 पर जीन्स आ जानी थी। ऐसे ही पर शर्ट, तो वो पर शर्ट पर जीन्स पर कोट निकल आना था, इससे आपके पास आ जाना था क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीस, और इन सब का जो टोटल होना था, टोटल
दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल जाना था आपकी इनकम स्टेटमेंट में लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ आई? कितने बच्चों ने ये ऐसे ही कर लिया था? यार ऐसे ना मजाक किया करो आप लोग, कसम से मैं नहीं मान सकता। वैसे नकल करते हो कहीं से? कोई बताता है आके? टीए से तो नहीं, अब्दुल बासित तो नहीं